नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, आज जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसकी ये 17वीं क्लास है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 8 और यूनिट 8 में हम आपको इंडियन इकोनॉमी कराएंगे। ठीक है साथियों, इंडियन इकोनॉमी और इसका आज हमारा पार्ट फर्स्ट होगा जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा है। ठीक है साथियों, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। तो जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पढ़ा चुके हैं, तो ये इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत भी आता है। तो हम आज थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है साथियों, और इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो साथियों, अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, ओनली जीडीपी, तो उसे हम आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और अगर जीडीपी के साथ इक्वालिटी बढ़ रही है यानी कि समानता, तब इसे हम आर्थिक विकास बोलते हैं। समानता का मतलब है यानी कि यहाँ पर आय का जो वितरण है, आय वितरण ये समान है। यहाँ पर आय वितरण असमान होता है। देश की जो जीडीपी होती है ये कुछ ही लोगों के मुट्ठी में होती है, यानी कि जो देश का पैसा है या देश की जो अमीरी है यहाँ पर कुछ लोगों के समक्ष होती है। जबकि आर्थिक विकास के अंतर्गत तो देश की अमीरी है या जीडीपी है उसमें सभी का योगदान होता है, पूरे देश का। ठीक है, पूरे देश का। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। आगे हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, और ये संविधान का 101वां संशोधन था। संविधान का 101वां संशोधन था। ठीक है, संशोधन था। जीएसटी अधिनियम 2016, जीएसटी अधिनियम 2016 के तहत इसको संवैधानिक बनाया गया। ठीक है, संवैधानिक बनाया गया। ठीक है साथियों, और ये 122वां संविधान संशोधक विधेयक था। संविधान संशोधक या संशोधन विधेयक था। ठीक है, यानी कि कौन सा विधेयक था? 122वां। तो ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है और इन दोनों में आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये कौन सा विधेयक था? संविधान संशोधन का 122वां। और ये कौन सा संशोधन था? तो 101वां। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और जीएसटी अधिनियम 2016 के तहत इसको संवैधानिक निकाय बनाया गया था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी जो जीएसटी होती है वो कितने प्रकार की होती है।
टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के प्रकार। और साथियों एक चीज और, जो जीएसटी है ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स। और इसको हमारे देश में कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, मतलब कनाडा का जो जीएसटी है, कनाडा का जीएसटी स्वरूप है, वहां से इसको हमने लिया है। तो बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ जीएसटी की। तो जीएसटी के जो मेन रूप होते हैं वो 4 रूप होते हैं, ठीक है, कितने, 4। ये 4 प्रकार की जीएसटी हमारे देश में पाई जाती है। नंबर 1 सीजीएसटी, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, यानी केंद्रीय जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, यानी कि वह वस्तु है जिन पर केंद्र सरकार शुल्क लगाता है या कर लगाता है, उसे हम केंद्रीय जीएसटी बोलते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और तुम्हारे की आबकारी, ठीक है, और सीमा शुल्क, सीमा शुल्क इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 1 था। आगे हम बात करेंगे नंबर 2 एसजीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी, राज्य जीएसटी, ठीक है, राज्य जीएसटी। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत जो जीएसटी लगाता है वो राज्य लगाता है, ठीक है, और ये किन किन वस्तुओं पर लगाता है, या क्या क्या कर लगाता है, तो इसमें वैट होता है, ठीक है, क्रय क्रय कर होता है, यानी कि बिक्री कर, क्रय कर होता है, चुंगी होती है, ठीक है, और इसमें प्रवेश कर होता है, मनोरंजन कर होता है, मनोरंजन कर होता है, और विज्ञापनों पर कर इसमें शामिल किया जाता है, विज्ञापनों पर कर, लॉटरी सट्टे आदि पर इसमें कर लगाया जाता है, लॉटरी सट्टे, इन पर कर जो लेता है ना वो एसजीएसटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नंबर 3 जो हमारा होता है उससे हम बोलते हैं आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि एकीकृत जीएसटी, एकीकृत जीएसटी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो एक राज्य दिल्ली है, ठीक है, अब दिल्ली से यूपी के लिए मान लो कोई ट्रेड हुआ, ठीक है, इन दोनों के बीच कोई ट्रेड हुआ, तो इस पर जो जीएसटी लगेगी ना वो उस जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जो व्यापार होता है उसको हम आईजीएसटी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और इस पर जो टैक्स होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लेती हैं, ठीक है, केंद्र प्लस राज्य दोनों लेते हैं, ठीक है। मतलब इस पर क्या होता है, जो आयात निर्यात होता है ना, आयात और निर्यात, लेकिन आप इस आयात निर्यात को विदेशी व्यापार से शामिल मत कर लेना, ये हमारे अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय जिसे बोलते हैं ना, अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय व्यापार, ठीक है, मतलब जो हमारे देश के अंदर जो राज्य है ना उनके बीच होने वाले व्यापार को कहते हैं, ठीक है। आगे नंबर 4 हम बात करेंगे यूटी जीएसटी, यूटी जीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जीएसटी।
जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित जीएसटी बोल सकते हैं हम, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। अब इसमें एक मुख्य बात ये होती है कि ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होता है, बल्कि केवल उन केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है, ये उन केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं, जिनकी खुद की यानी कि स्वयं की क्या है, विधानसभाएं, ठीक है, विधान सभाएं हैं। ये केवल उन्हीं में लगेगा, उन केंद्र शासित प्रदेशों में लगेगा जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं, ठीक है। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं है, वहां पर साथियों जो कर लगता है उसको बोलते हैं हम SGST, ठीक है, यानी स्टेट वाला, ठीक है। और जो हमारा UTGST है, इसमें जो शामिल हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें आपको मैं बता दूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, ठीक है, और दादर एवं नगर हवेली, ये इसमें शामिल है, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली ये इसमें शामिल है। तो आपने देखा कि टाइप्स कितने होते हैं, जीएसटी कितने प्रकार की होती है। आगे इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि जो जीएसटी से संबंधित अधिनियम है, जीएसटी से संबंधित अधिनियम वो कौन सा है अधिनियम, तो ये है 279 का ए, ठीक है, आर्टिकल 279 का ए, ठीक है। इसी के अंतर्गत साथियों क्या हुआ था, इसी के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन हुआ था, जीएसटी परिषद का गठन 279 आर्टिकल 279 ए के तहत हुआ था, ठीक है। अब कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें जीएसटी से बाहर रखा गया है, ठीक है। तो जीएसटी से बाहर रखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, इसमें शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है, और एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूजीसी नेट के एग्जाम में। इसमें शराब है, रियल एस्टेट है, और जो हमारा पेट्रोल, डीजल, ठीक है, प्राकृतिक गैस, विमानों का ईंधन, ये चीजें क्या हैं साथियों, आदि ये चीजें जीएसटी से बाहर रखी गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएसटी के टैक्स स्लैब के बारे में। जीएसटी टैक्स स्लैब यानी इसके जो टैक्स के स्तर हैं, कर के जो स्तर हैं वो कितने हैं, तो इसके 4 स्तर हैं, ठीक है। अगर हम इसमें 0 को भी शामिल करें तो 5 होते हैं, 0 को हटाएंगे तो 4 होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है साथियों। तो ये हमारे टैक्स स्लैब होते हैं।
ठीक है, इनका क्रम भी यही है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कुछ प्रकार के कर हैं, उनको किस वर्ष में लागू किया गया था और किस समिति के सिफारिश पर वो लागू किए गए थे, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका चाहे मैचिंग में आ जाए, चाहे डायरेक्टली आ जाए, या फिर ईयर वाइज लगाने को आ जाए ऑर्डर में, यहाँ से क्वेश्चन एक आना आपका 100% है। तो नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे संपदा कर। संपदा कर, तो संपदा कर जो आया था ये 1953 में, ठीक है, और ये आया था एल के झा समिति की सिफारिश से। एल के झा समिति की सिफारिश से, ठीक है, एल के झा समिति की सिफारिश से। दूसरा जो हमारा है वो संपत्ति कर, ये डंडा यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, इसको काट देना। संपत्ति कर ये आया था 1957 में। इसको एक अर्थशास्त्री थे एन निकोलस, इनकी सिफारिश पर एन निकोलस समिति बनी थी एक, इनकी सिफारिश पर इसको लगाया गया था। नंबर 3 आयकर, ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स जो होता है, और ये लगा था 1960 में। फिर ये कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 2004 और 5 से पुनः प्रारंभ है, ठीक है, पुनः प्रारंभ, ठीक है। फिर नंबर 4 पर जो आता है हमारा निगम कर। निगम कर को 1960-61 में लगाया गया था, 1960-61 में, और ये लगाया गया था चलिया समिति की सिफारिश पर। चलिया समिति की सिफारिश पर, ठीक है साथियों। नंबर 5 पर हमारा आता है सीमा कर। सीमा कर जो लगा था ये 1962 से लगा था, ठीक है, ये भी चलिया समिति के सिफारिश पर लगा था। नंबर 6 कृषि कर, ठीक है, कृषि कर 1972 में बड़ा ही फेमस है, क्वेश्चन आया है इसमें से। ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी आया है, ये भी आया है और ये भी आया है, और ये वाले किसी न किसी मैचिंग में पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मैंडेटरी याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से कभी भी आ सकता है, ठीक है। कृषि कर जो लगा था ये 1972 में, आपने सुनी होगी, बड़ी फेमस समिति है राज समिति, ठीक है, इनकी सिफारिश से लगा था। लेकिन ये इन्होंने बताया तो था कृषि कर लगाना चाहिए राज समिति ने, लेकिन अभी तक आरोपित नहीं हुआ है ये, लेकिन अभी तक अध्यारोपित नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कह सकते हैं हम लागू नहीं हुआ, ठीक है, लागू नहीं। नंबर 7 पर जो हमारा आता है उसको बोलते हैं व्यय कर, ठीक है, और व्यय कर जो आया था ये आया था 1957 में, ठीक है। वही वाली कमिटी थी कौन सी, एन निकोलस समिति, ठीक है, एन निकोलस समिति, एन निकोलस समिति, ठीक है साथियों। नंबर 8 जो हमारा आता है सेवा कर। एक बार आपके पेपर में सेवा कर, व्यय कर, संपत्ति कर और आयकर, ये चारों जो है इनके ऑर्डर में लगाने को आए थे कि कौन सा कर कब आया था, ठीक है। और सेवा कर जो आया था ये 1994 और 95 की बात है। किस समिति के सिफारिश पर आया था, चैलैया समिति के सिफारिश पर, चैलैया समिति के सिफारिश पर, ठीक है। और लास्ट हमारा जो है प्रतिभूति कारोबार कर, प्रतिभूति कारोबार कर, यह आया था 2004 में। पी चिदम्बरम ने 2004-05 में चालू किया था इसे, ठीक है। पी चिदम्बरम जो हमारे देश के कौन थे, वित्त मंत्री थे उस समय के,
चिदम्बरम 2004 और 5 में से लागू किया था। ठीक है, तो ये कुछ कर थे जिनके लागू होने का वर्ष और समिति आपको दी गई है, ये आप लोग याद रखें। आगे हम बात करेंगे 15वें वित्त आयोग के बारे में। 15वां वित्त आयोग, ठीक है, 15वां वित्त आयोग। तो जो 15वां वित्त आयोग था, इसका जो समय काल है वो 2020 से 2025 के बीच है, और इसका गठन जो हुआ था वो 27 नवंबर 2017 को हुआ था। ठीक है, गठन और ये इसका समय है। इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं, एन के सिंह। ठीक है, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का हमारे संविधान में आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो मैंने बाकी पब्लिक इकोनॉमिक्स में 13वां और 14वां वित्त आयोग पढ़ा है, उसे आप पढ़ लें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे केंद्रीय कर वीएस राज्य कर के बारे में। तो यहाँ से 2 डिवाइड करेंगे, एक तरफ रखेंगे केंद्रीय कर यानी कि सेंट्रल टैक्स, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे राज्य कर यानी कि स्टेट टैक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि साथियों क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है कि जो क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, या क्वेश्चन जहाँ से पहले पूछा जा चुका है, फिर क्वेश्चन को अब चेंज करके एग्जामिनर पूछ सकता है, उसके बारे में आपको बताना। ठीक है, और मेरा यहाँ यही उद्देश्य है कि आगामी एग्जाम में आपके अधिक से अधिक नंबर आ जाए। ठीक है, तो जो सेंट्रल टैक्स होता है, ये सातवीं अनुसूची की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, उल्लेखित है, मतलब केंद्रीय कर के बारे में 7वीं अनुसूची की प्रथम अनुसूची में बताया गया है कि जो केंद्रीय कर होते हैं वो किस प्रकार लगाएं, किस प्रकार लिए जाते हैं। ठीक है, इसको जो हमारी ये 7वीं सूची की प्रथम अनुसूची है, इसको हम संघीय सूची बोलते हैं। ठीक है, संघीय सूची भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राज्य कर के बारे में। तो राज्य कर क्या होती है, ये सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची में शामिल है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में, यानी जो प्रथम में वो तो केंद्रीय कर हैं, और जो द्वितीय में वो कौन से कर हैं, वो राज्य कर हैं। ठीक है, में उल्लेखित है। और जो हमारी द्वितीय अनुसूची है, इसको राज्य सूची बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, राज्य सूची भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब हम कुछ प्रमुख टैक्सों की बात कर लेते हैं कि केंद्रीय कर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और राज्य कर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर,
आदि टैक्स इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें बिक्री कर, बिक्री कर, शराब पर उत्पाद शुल्क, शराब पर उत्पाद शुल्क, भू राजस्व कर, अचल संपत्ति, इस प्रकार के कर जो है राज्य लगाता है। ठीक है, इस प्रकार के कर राज्य लगाता है। ठीक है, तो ये केंद्रीय कर और राज्य कर आपके समझ आ गए होंगे। इसमें आपको मेन बात ये याद रखनी कि 7वीं अनुसूची की जो प्रथम सूची है उसमें जो उल्लेख है उसमें केंद्रीय कर का उल्लेख है, और 7वीं अनुसूची की जो सेकंड अनुसूची है इसमें राज्य कर का उल्लेख है। और 7वीं अनुसूची की सेकंड सूची को हम राज्य सूची बोलते हैं, और 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची को हम क्या बोलते हैं, संघीय सूची बोलते हैं। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में, यानी कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। ठीक है साथियों, तो जो योजना आयोग हमारा है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। अब वर्तमान में योजना आयोग की जगह, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है हमारा। ठीक है, नीति आयोग, और नीति आयोग के बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन के बारे में। अब प्लानिंग कमीशन से तो वैसे कोई मतलब नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ से कुछ मोस्ट चीजें पूछी जाती हैं आपसे जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे कि जो फर्स्ट हमारा प्लानिंग था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसमें कुछ मोस्ट चीजें हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन कि ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये हैरोल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था खाद्यान्न संकट से निकलना। यानी उस समय हमारे देश में खाने को भी जो है जितना भी पैदावार होती थी ना, वो खाने को पूरी नहीं होती थी, इसलिए इसका उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न संकट से बाहर निकलना, यानी कृषि पर जोर दिया गया था, कह सकते हैं। खाद्यान्न संकट को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और इसमें जो पर कैपिटा हमारी इनकम बढ़ी थी इस प्लान में, वो 1.8% बढ़ी थी। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत हुई थी। तो भाखड़ा नागल बांध, ठीक है, नंबर 1, और नंबर 2 दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, और नंबर 3 हमारा था हीराकुंड नदी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। तो ये 3 परियोजना जो हमारी थी वो किसके अंतर्गत आई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आई थी। और इसका जो समय था ये 1951 से और 1956 तक था। ठीक है, 1951 से 56, क्योंकि 50 में ये आयोग गठन हुआ था
और 51 में इसने अपना काम शुरू कर दिया था। आगे हम बात करेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में, ठीक है। तो इसकी जो अवधि थी, ये अवधि थी 1956 से 61, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, ये हमारे देश के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारा था, ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, ठीक है। मॉडल पर आधारित था, इन्होंने इसको मतलब अपने अनुसार इसका मॉडल बनाया था, उस पर यह आधारित था, ठीक है। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना, ठीक है साथियों। समाजवादी समाज की स्थापना। और जो हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, इसमें 25% की वृद्धि करना। 25% की वृद्धि करना। भारी उद्योगों का विकास। भारी उद्योगों का विकास। और इसकी जो विकास दर थी, विकास दर, क्योंकि विकास दर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका लक्ष्य जो था वो 4.50% था, और जो प्राप्त हुआ था 4.27% था, ठीक है। इसमें जो परियोजनाएं थी, इसमें इसके अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को शुरू किया गया था। उन परियोजनाओं का नाम था राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में। दुर्गापुर में क्या खोला गया था? यहाँ लौह संयंत्र खोले गए थे। क्या साथियों? लौह संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र खोले गए थे, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के जो संयंत्र थे वो किस परियोजना के अंतर्गत खोले गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, यानी थर्ड 5 ईयर प्लान, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसकी जो अवधि थी 1961 से 66 थी, ठीक है। 1961 से 66, और ये पीसी महालनोबिस के चार क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी, और इसमें सुखमय चक्रवर्ती, और जे सैंडी, एक अर्थशास्त्री थे जे सैंडी, इनका भी योगदान था, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, कि कृषि प्लस उद्योग, इन दोनों का साथ साथ विकास हो, ठीक है। और इसका जो विकास दर थी, इस पंचवर्षीय योजना की जो विकास दर थी, उसका लक्ष्य था 5.6%, और प्राप्ति हुई थी 2.5%।
अब आप कहेंगे कि इतनी कम प्राप्ति कैसे हुई? तो 1962 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से, और 1965 में चीन से युद्ध हुआ था। तो इन दोनों युद्ध होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो थर्ड फाइव ईयर प्लान था, इसमें 1964 में 1964 में सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से, रूस की, और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, सहायता से झारखंड में एक स्थान पड़ता है बोकारो, बोकारो, ठीक है, बोकारो, और वहां पर एक आयरन फैक्ट्री खोली गई थी, आयरन एंड स्टील, और इसका नाम है आयरन एंड स्टील, बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये थर्ड फाइव ईयर प्लान के तहत खोली गई थी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ कि जैसे कि मैंने बताया 62 और 65 में युद्ध हुए थे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई, और कुछ राजनीतिक कारणों से अगले 3 साल तक, यानी कि 1966 से 1969 तक हमारे देश में योजना अवकाश रहा था, ठीक है, योजना अवकाश रहा था, ठीक है। लेकिन एक योजना अवकाश से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस योजना अवकाश के अंतर्गत 1966 में हमारे देश में हरित क्रांति लागू हुई थी, ठीक है, हरित क्रांति, और साथियों हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है, स्वामीनाथन, ये भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसके बाद फोर्थ फाइव ईयर प्लान, फोर्थ फाइव ईयर प्लान, इसकी अवधि थी 1969 से 1974, ठीक है। ये डी.आर. गाडगिल एक अर्थशास्त्री थे, डी.आर. गाडगिल, ठीक है, इनके मॉडल पर आधारित थी, डी.आर. गाडगिल के मॉडल पर, डी.आर. गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी, और इसका जो उद्देश्य था, इस फोर्थ फाइव ईयर प्लान का जो उद्देश्य था वो था कि स्थिरता के साथ मतलब स्थिरता रहे, ठीक है, मतलब जैसे स्थिरता का यह मतलब है कि जो हमारा आर्थिक विकास होता है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, ठीक है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, और आत्मनिर्भर की प्राप्ति, आत्मनिर्भर की प्राप्ति, यानी कि जो हमारे देश में आय, मतलब जैसे कि उस समय तक क्या था कि जितना भी हमारे देश में खाने पीने को पैदा हो रहा है ना, वो उससे पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो इसमें मुख्य उद्देश्य उठाया गया था, यानी कि मेन मुद्दा उठाया गया था कि हम सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बने, ठीक है, और इसकी जो विकास दर का लक्ष्य था वो 5.7% था, और जो प्राप्ति हुई थी 3.2% थी, ठीक है। इसमें कुछ योजनाएं चलाई गई थी, परिवार नियोजन योजना आपने सुनी होगी, परिवार नियोजन कार्यक्रम, क्योंकि उस समय तक हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अंतर्गत आया था, ठीक है। और एक घटना और हुई थी 14 वाणिज्यिक बैंकों,
का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, ठीक है, 1969 में। ठीक है। रोजगार गारंटी योजना भी जो कार्यक्रम है हमारा, वो भी फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था। ठीक है। और भूमिगत नाभिक परीक्षण भी इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत किया गया। भूमिगत नाभिकीय परीक्षण। ठीक है साथियों, आगे हम बात करेंगे फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। ठीक है, यानी कि पांचवी फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसकी जो अवधि थी 1974 से 1979। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो उत्पादक रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। ठीक है, उत्पादक रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए विस्तृत कार्यक्रम चलाना। सामाजिक कल्याण के लिए विस्तृत कार्यक्रम चलाना। ठीक है। और विकास दर की इसकी जो लक्ष्य थी, विकास दर लक्ष्य वो थी 4.4% और प्राप्ति हुई थी 5%। ठीक है। और इसके कुछ और उद्देश्य थे, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, और आर्थिक निर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये इसके कुछ और उद्देश्य थे। ठीक है, आगे अब हम बात करेंगे 1979 के बाद, चूंकि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो 1 साल पहले खत्म हो गई थी और उसके स्थान पर एक योजना आई थी अनवरत योजना। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है कि अनवरत योजना किस सरकार की देन थी, तो ये थी जनता सरकार की। ठीक है, यानी अनवरत योजना किसने बनाई थी, जनता सरकार ने। इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान। ठीक है, और इसकी अवधि थी 1978 से 80। ठीक है साथियों, और ये किसने बनाई थी, जनता सरकार ने। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है साथियों, जनता सरकार। ये गुन्नार मिडल के मॉडल पर आधारित थी, गुन्नार मिडल के मॉडल पर। गुन्नार मिडल की एक बुक थी एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा। वहां से इस अनवरत योजना का मॉडल बनाया गया था। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। कौन सी, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। तो जो सिक्स्थ 5 ईयर प्लान थी ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। ठीक है,
ये उसका उद्देश्य था, ये इसका उद्देश्य था। और इसकी जो लक्ष्य था इसका, ये 5.2% था, और जो प्राप्ति हुई थी वो 5.44% रही थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 7th 5 ईयर प्लान की। सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसकी जो अवधि थी 1985 और 90 थी। ठीक है, और साथियों इसकी जो 6 थी, इसकी अवधि थी 1980 से 1985। ठीक है, इसकी 1985 से 1990। अब इसमें क्या था, ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये जॉन डब्ल्यू मिलर, एक अर्थशास्त्री थे जॉन डब्ल्यू मिलर, इनके मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर के आधारित थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो खाद्यान्न कार्य कार्य और उत्पादकता, इनका विकास अधिक से अधिक हो। ठीक है, इस पर था। और इसकी जो लक्ष्य प्राप्ति थी, इसकी जो वृद्धि दर की लक्ष्य, इसका जो वृद्धि दर का लक्ष्य था वो 6% था, सॉरी 5%। ठीक है, और जो प्राप्ति थी वो 6% थी। ठीक है, आगे हमारा आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब चूंकि ये वाली जो हमारी योजना थी यानी कि 7वीं, ठीक है, इसका अंत हुआ था 1990। ठीक है, अब उस समय क्या हुआ, 1990 के दशक में हमारे देश में, मतलब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो चरमरा गई। ठीक है, किसी मतलब उस समय ऐसा माहौल बना कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, मतलब राजनीति अस्थिरता भी उत्पन्न हो गई उस समय। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1 अप्रैल मतलब 1991, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च, मतलब राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये हुआ था। 31 मार्च 1992 तक ये हम कह सकते हैं कि वार्षिक योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी योजना अवकाश कह सकते हैं। तो हमारे भारतीय इतिहास में अब तक 2 बार योजना अवकाश हुआ था। ठीक है, 66 से 69 और ये हमारा 90 से 92। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें साथियों, इस दौरान बड़ा ही जो है बड़ा कदम हमारे देश के द्वारा लिया गया था, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों चीज़ों को अपनाया गया था। यानी कुछ जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उनको लाइसेंस फ्री किया गया था इसके अंतर्गत कुछ जो ऐसे सरकारी जो उद्योग होते हैं उनको प्राइवेट किया गया था, और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी तो विश्व के लिए खोल दी गई थी। यानी कि इससे पहले हमारे देश की कैसी अर्थव्यवस्था थी, बंद। ठीक है, और वैश्वीकरण के जरिए 1990 के समथिंग इसको वैश्वीकरण बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद हमारी जो 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी।
8वीं, ठीक है, यानी कि 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। और इसकी जो अवधि थी 1992 से 97 तक, ठीक है। और इसमें शिक्षा नीति आई थी हमारी, ठीक है। और इस शिक्षा नीति का इसमें शिक्षा नीति भी आई थी और इसका उद्देश्य था खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, ठीक है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, ठीक है। और कुछ योजना जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम, ये इसके अंतर्गत चलाए गए थे, ठीक है। और इसकी जो आर्थिक वृद्धि लक्ष्य था वो 5.6% था। और जो प्राप्ति हुई थी वो 6.6% थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 9th 5 ईयर प्लान, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी जो अवधि थी 1997 से 2002, ठीक है साथियों। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, समानता के साथ विकास, ठीक है। ये इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। और इस परियोजना की जो लक्ष्य था इसका, ये 7% था, ठीक है। अब बाद में इसको संशोधित करके 6.5% किया गया, संशोधित करके, ठीक है। और प्राप्ति जो हमारी हुई थी वो हुई थी साथियों 5.4% की, ठीक है। इसमें निर्धनता उन्मूलन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और तुम्हारी की स्वास्थ्य शिक्षा, इन पर जो है जोर दिया गया था, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, 10th 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। इसकी जो अवधि थी 2002 से 7, ठीक है। इसमें सबसे जो हमारा मेन जो योजना थी उसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान इसी के अंतर्गत आया था, ठीक है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। 2002 और 2003 में ये सर्व शिक्षा अभियान आया था, ठीक है। और इसकी जो लक्ष्य था ना, वृद्धि लक्ष्य था वो 8% था, ठीक है। जबकि प्राप्त हुआ था 7.6%, ठीक है। इसमें साक्षरता दर को, इसका उद्देश्य था कि साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाया जाए, ठीक है। और
लैंगिक अंतराल जो था ना, लैंगिक अंतराल इसको 50% तक कम किया जाए, ठीक है, और साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाया। तो इस तरह से इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसकी जो अवधि थी 2007 से 2012, यानी कि 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है। अवधि 2007 से 2012 थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समावेशी विकास, ठीक है, निर्धनता को कम करना, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य था आर्थिक वृद्धि का, ये लक्ष्य जो था 8%, और जो प्राप्ति हुई थी ये था 7.6%, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो इसकी अवधि 2012 से 17, ठीक है। इसका उद्देश्य जो था तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक है। और इसके 25 प्रमुख लक्ष्य थे, ठीक है। 25 प्रमुख लक्ष्य थे। इसमें आर्थिक विकास, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, ये कुछ महत्वपूर्ण थे, ठीक है। पर्यावरण, ये कुछ महत्वपूर्ण थे। और इसका जो लक्ष्य था वो 8% था, और प्राप्ति भी 8% की हुई थी। तो साथियों, ये हमारा जो प्लानिंग कमीशन था आज ख़त्म हो गया है। कल हम आपको, चूँकि आपको पता होगा कि 5 ईयर जो प्लानिंग कमीशन है इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो मैंने आपको ये 12 के 12 5 ईयर प्लान बता दिए हैं, ठीक है। और ये 2017 में समाप्त हो गया, और इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है, नीति आयोग ने, ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।